नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रशांत केदार पवार है और आप देख रहे हैं जागरूक जनता। दोस्तों, हम लोगों का एक सपना होता है, हर एक का सपना होता है अपना खुद का घर। लेकिन आजकल अलग अलग स्कीम के नाम से आपको लूटा जा रहा है। अगर आप फ्लैट ले रहे हैं या प्लॉट ले रहे हैं तो उसमें ड्रीम होम, अफोर्डेबल प्रोजेक्ट, सरकारी स्कीमें, इन नामों से, अलग अलग नामों से जनता को लूटा जा रहा है। इनमें इनका जो एडवर्टाइजमेंट होता है बहुत ही इम्प्रेसिव होता है। मतलब एक आम आदमी उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। और उसके बाद अगर हम सिर्फ एडवर्टाइजमेंट देखकर अगर यहाँ पे बुकिंग करते या घर परचेस करने की सोचते हैं तो हमें भविष्य में पता चलता है कि ये पूरा घोटाला था। तो आज हम इन्हीं सब सब्जेक्ट पे यहाँ पे एक आपके साथ प्रस्तुत हुए हैं। हम देखेंगे यहाँ पर कि हमारे क्या राइट्स है एज अ बायर करके। हम लोग अगर फ्लैट ले रहे, घर ले रहे या प्लॉट ले रहे तो हम एज अ बायर करके हमारे क्या राइट्स है, इसमें हमारे यहाँ की सरकार जो स्टेट गवर्नमेंट है वो क्या मदद करती है, और साथ में हम लोग ये भी देखेंगे कि इनसे बचने के क्या उपाय, हमने कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। इसी सब्जेक्ट पे हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। कोई भी अपार्टमेंट स्कीम में आप टोकन देने के पहले कुछ इन्फॉर्मेशन ले लीजिए, जैसे कि जो लैंड है जिसके ऊपर स्कीम खड़ी होने वाली है, जो अपार्टमेंट्स खड़े होने वाले हैं, वो लैंड किसके नाम पे है, मतलब उसका 7/12 रिकॉर्डेड किसके नाम पे है। अगर वो बिल्डर के नाम पे है तो इट्स ओके, अदरवाइज आप पूरा टोकन देने के पहले ये बातें इन्फॉर्मेशन निकाल लीजिए। साथ साथ आप ये भी इन्फॉर्मेशन निकाल लीजिए कि वो लैंड के ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई, मतलब जैसा कोई कोर्ट केस वगैरह चल रहा है या नहीं, ये सब इन्फॉर्मेशन आपको पहले ही निकाल लेनी चाहिए, तभी आप उसको टोकन दे सकते हैं। और अगर आपको इन्फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं मिल रही है तो आप किसी जानकार इंसान से, मतलब जो एक्सपर्ट्स होते हैं प्रॉपर्टी डीलिंग में या फिर इस्टेट एरिया में, उन जानकार लोगों से आप इन्फॉर्मेशन निकालिए, या फिर आप वकील थ्रू भी आप ये इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। दोस्तों, आपने टोकन देके फ्लैट बुक कर लिया, लेकिन उनका जो डिलीवरी टाइम है, जो आपको फ्लैट हैंडओवर करने वाले हैं, वो टाइम को अगर उन्होंने मेंटेन नहीं किया तो क्या क्या परेशानी हो सकती है आपके साथ, ये हम देखने के पहले हम लोग आपको एक जानकारी देना चाहते हैं। महारेरा, महाराष्ट्र रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, ये जो महारेरा जो संस्था है, ये स्टेट गवर्नमेंट की संस्था है। ये संस्था जब से बनी है, मतलब 2017 से ये इम्प्लीमेंट हुआ है, और यहाँ पे जब ये रेरा शुरू हुआ तो ये काफ़ी हद तक के ग्राहक, कस्टमर्स के फेवर में रही है। हम लोग यहाँ पे रेरा के बारे में जानकारी लेंगे। रेरा में जो आपका फ्लैट स्कीम है वो किस टाइप से रजिस्टर होता है, उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। महारेरा ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट चलाती है, और इसके अंडर में सभी बिल्डर्स जिनका स्कीम, जो अपार्टमेंट स्कीम होता है, जहाँ पे 8 नंबर तक के फ्लैट्स अगर है तो महारेरा लागू नहीं होगा, 8 के ऊपर अगर है तो महारेरा रजिस्ट्रेशन लागू होता है। तो हर एक स्कीम के लिए एक इंडिविजुअल महारेरा नंबर दिया जाता है, रेरा नंबर जिसको बोलते हैं। ये रेरा नंबर आपको नॉलेज में होना ज़रूरी है। आप बिल्डर से ये रेरा नंबर मांग सकते हैं, और रेरा नंबर मांगने के बाद पहले आप साइट पर जाकर, उस साइट का भी हम आपको डिस्क्रिप्शन में इंफॉर्मेशन दे देंगे कि कौन सा वेबसाइट होता है। रेरा साइट पर जाके आप उस रेरा नंबर को मेंशन करके वहाँ पे उस प्रोजेक्ट की पूरी जानकारी ले सकते हैं कि इनको एक्चुअली किस पर्पज़ से ये स्कीम शुरू हो रही है, साथ में ये स्कीम में ये लोग क्या क्या देने वाले हैं, जैसे एमिनिटीज़ के नाम पे आपको क्या मिलने वाला है, प्रोजेक्ट कब तक चलेगा, इसकी टाइमिंग क्या जो दिया है रेरा ने, या फिर उन्होंने जो रेरा से डिमांड किया है कंस्ट्रक्शन का जो टाइम दिया हुआ है वो कब तक का है। मतलब आपको पोजीशन लेने के लिए एक प्रॉस्पेक्टिव टाइमिंग इंफॉर्मेशन मिल जाती है। अब यहाँ पे हम रेरा में सबसे पहले एक चीज़ देखेंगे कि उनका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको अगर नॉलेज में है या आपने पता कर लिया, तो बिल्डर्स जब आपको फ्लैट स्कीम बताएंगे तो वो जो एजेंट होता है, जो आपको प्रिस्क्राइब करता है, पूरा प्रेजेंटेशन बताता है, तो आप एक बात ध्यान रखिएगा, उसका एजेंट नंबर भी रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। रेरा में जो एजेंट होते हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग वाले जो एजेंट होते हैं, उनका भी रजिस्ट्रेशन अलग से
रजिस्टर्ड होता है तो आप ये इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि वो जेन्युइन है या नहीं। रेरा आने से पहले महाराष्ट्र में या फिर आप हम लोग देखते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में, इंडिया में, ये जो बिल्डर लॉबी थी इनकी मनमानी चलती थी। मतलब आपको कुछ भी आइडिया नहीं है, आप डिटेल्स में जाते नहीं थे। हम लोगों के साथ ये होता था कि हम लोगों ने बुकिंग कर ली, बस उसके बाद आपका जो पैसा है वो कहाँ पे इन्वेस्ट हो रहा है, और साथ में आपने जिस प्रोजेक्ट का पैसा लगा हुआ है, बिल्डर जनरली वो प्रोजेक्ट के नाम पे आपसे पैसा लेकर दूसरे प्रोजेक्ट में पैसा लगाते थे। तो यहाँ पे ये होता था कि जो आपका डिलीवरी टाइम होता था, आपको जो हैंडओवर करने का टाइम होता था फ्लैट को, वो लेट होता था। इसके लिए आपके पास एक ही ऑप्शन बचता था, वो है सिविल कोर्ट। अब आप ये सिविल का मामला होने के कारण आपको सिविल कोर्ट में जाना पड़ता था, और आप जानते ही है कि हिंदुस्तान में इतनी सारी केसेस पेंडिंग है जहाँ पे ये एक ऐड हो जाएगा तो कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। सिर्फ आपको धोखाधड़ी में आपके साथ जो धोखा हुआ है उसको सफ़र करना है, आपका पैसा भी गया, आपका जो सपना था वो भी चकनाचूर हो गया। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि महारेरा इन सबको कैसे प्रोटेक्ट करता है। महारेरा के अंदर रजिस्ट्रेशन के बाद क्या क्या डिटेल्स आते हैं वो भी हम आपसे बात करेंगे। जैसा कि हमने आपको बताया कि कोई भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, अपार्टमेंट जो स्कीम में होती है या फिर टाउनशिप की जो स्कीम में होती है, इनको रेरा लागू होता है। इवन प्लॉट को भी अगर सेल हो रहा है प्लॉट तो उस पर भी रेरा लागू होता है। तो यहाँ रेरा के नियम के अंतर्गत बिल्डर्स को या जो प्रमोटर है उनको अपनी इन्फॉर्मेशन, अपने बिजनेस की इन्फॉर्मेशन, साथ में इंडिविजुअल इन्फॉर्मेशन और पूरे लैंड की और जो कंस्ट्रक्शन की डिटेल्स है, इवन जो मैप है वो सैंक्शन मैप, मतलब इन फ्यूचर वो उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकता। अब ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए महारेरा में ये पूरी इन्फॉर्मेशन रजिस्टर्ड की जाती है, जिसके बाद ही आप मतलब उस बिल्डर को, प्रमोटर को रेरा का नंबर दिया जाता है। रेरा अंतर्गत जो बिल्डर ने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है उनके प्रोजेक्ट में जो फंड जमा हो उनके पास एज अ बुकिंग करके या फिर जो बैंक लोन से इंस्टॉलमेंट्स आ रहे हैं, उस हिसाब से जो फंड जमा है उसके लिए उसमें से 70% उसको सेपरेटली एक स्पेशल अकाउंट खोलकर प्रोजेक्ट के नाम पे एक अलग से पैसा रखना पड़ता है, ताकि आपका प्रोजेक्ट का जो डिलीवरी टाइम है, जो उनको देना है डिलीवरी, उसमें कोई भी फाइनेंशियली डिस्टर्बेंस ना आए, अड़चन ना आए। इसके लिए आपके फंड की सुरक्षितता इस रेरा के अंतर्गत आती है। रेरा अंतर्गत बिल्डर ने जो भी कंस्ट्रक्शन का टाइम दिया हुआ है, जहाँ पे कंप्लीशन होता है, जहाँ पे आपका डिलीवरी टाइम है, फ्लैट आपको हैंडओवर करने का जो टाइम दिया हुआ है उसको मेंटेन करना ही पड़ता है। फिर ऐसे सिचुएशन में मैक्सिमम टाइम पे एक आधे केस में ऐसा होता है कि थोड़ा सा एक्सटेंशन मिल जाता है, लेकिन वो एक्सटेंशन को भी उसको मेंशन करना पड़ता है कि काम प्रोसेस क्यों रुका हुआ है, और उसके बाद उसको टाइम पे डिलीवरी देनी पड़ती है। तो रेरा का और एक फ़ायदा है, रेरा अंतर्गत जो प्रोजेक्ट है उनमें 5 साल की वारंटी होती है। मतलब आपने फ्लैट लिया, उसमें अगर कोई स्ट्रक्चरल कुछ डिफेक्ट आया, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आया, तो ऐसे सिचुएशन में बिल्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो 5 साल के अंदर उस चीज़ को, जो टेक्निकल प्रॉब्लम आई है, उसको विदिन 30 डेज, 30 दिन, 1 महीने के अंदर उनको बना के देना है। वो भी मुफ्त में, फ्री रहेगा। ये बिल्डर की तरफ से रहेगा। मतलब ये प्रॉब्लम उसकी वजह से खड़ी हुई थी तो ये उसकी रिस्पॉन्स। उसके बाद ये जो बिल्डिंग होती है, जो अपार्टमेंट्स होते हैं, इनमें सोसाइटी रजिस्टर्ड होती है। सोसाइटी के कुछ एडवांटेजेस है, कुछ मतलब मैक्सिमम एडवांटेजेस है, तो वो भी हम लोग बात करेंगे। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन करने का काम बिल्डर का होता है। बिल्डर आपको विदिन, मतलब जब आपको पोजीशन दिया उसके 3 महीने के अंदर उसने रजिस्टर्ड संस्था रजिस्टर्ड कर देनी चाहिए, ताकि जो बायर्स है, ओनर्स है, वो फ्लैट्स के ओनर्स जो है, वो लोग अपने तरीके से उस सोसाइटी को मेंटेन करेंगे। तो यहाँ पे ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्डर की होती है, प्रमोटर्स की होती है। तो इसका फ़ायदा बिल्डिंग में जो लोग रहते हैं, जो ओनर्स हैं, उनको सोसाइटी रजिस्ट्रेशन का फ़ायदा होता है। दोस्तों, उसके बावजूद भी अगर आपका और बिल्डर का कुछ विषयों पर, मतलब बिल्डिंग से रिलेटेड कोई विषय पर केस चल रहा है, तो इसमें जो मैंने आपको बताया था कि जैसा पहले
सिविल कोर्ट में ये केसेस जाते थे। अभी रेरा में अगर आप कंप्लेंट डालते हो कि बिल्डर ने हमको विद इन पीरियड रजिस्ट्रेशन करके नहीं दिया है, सोसाइटी रजिस्टर करके नहीं दिया, या स्ट्रक्चरल कुछ डिफेक्ट है वो उसके बावजूद भी नहीं दे रहा है, या फिर हमको टाइम पे डिलीवरी नहीं मिली, ऐसे कुछ बहुत सारे मामले होते हैं जिनका निपटारा पहले सिविल कोर्ट में होता था। अभी रेरा में आप कंप्लेंट डालने से इसकी जो प्रोसेस है वो बहुत ही फास्ट है, जिसके कारण एज अ क्लाइंट, एज अ ग्राहक, या फिर हम लोग बोल सकते हैं एज अ बायर करके, हमें उसका एक एडवांटेज ये है कि वो बहुत ही कम शॉर्ट टाइम में, बहुत ही शॉर्ट टाइम के अंदर आपको रेरा की तरफ से न्याय मिलता है। दोस्तों, मैं ये वीडियो बनाने में आपको दो खास गंभीर विषयों पर ध्यान देना चाहता हूँ कि आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये दो ही चीज़ें ऐसी है जहाँ पे आपका एडवांटेज, आपका बेनिफिट मिलता है। सबसे पहली चीज़, आपने कोई भी स्कीम में, अपार्टमेंट स्कीम में पैसा इन्वेस्ट किया है, आपने बुकिंग किया है, उसके बाद स्टेप वाइज उसका आपका पैसा पे कर रहे हैं बैंक थ्रू, या फिर अपने पर्सनल पैसे से भी आप खरीद रहे हैं, तो ये सब चीज़ों में कुछ बातें ध्यान रखनी है। सबसे पहली चीज़, आपने जिस जगह के, मतलब जहाँ पे फ्लैट लिया हुआ है, उसका 7/12 पहले चेक कर लीजिए। अब बहुत से केसेस में ऐसा देखा गया है कि इन्होंने, बिल्डर्स ने 7/12 अपने नाम पर न लेते हुए पावर ऑफ अटर्नी अपने नाम पे करके कुछ पेमेंट उसको, प्रॉपर्टी को मतलब जो लैंड ओनर है उसको पेमेंट देके कंस्ट्रक्शन काम चालू कर दिया, बुकिंग्स आ रही है, सब काम चालू है, सब कुछ शुरू है। लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेस में अगर लैंड ओनर डेथ हो जाती है या कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, अब ऐसे सिचुएशन में आपको पता नहीं कि एक्चुअली लैंड किसके नाम पे है। आप तो बिल्डर को पहचानते हो, बिल्डर से आपकी कांटेक्ट है, आपने बिल्डर को पैसा दिया है, अपार्टमेंट खड़ा हो गया। अब आपको ये कंफर्म करना है कि लैंड ओनर का जो रिकॉर्ड है, मतलब जो टाइटल है, वो 7/12 पे जिस एसोसिएशन के नाम पे या फिर जिस कंपनी से आप परचेस कर रहे हो बिल्डर से, उसके ही नाम पे होना ज़रूरी है। और साथ साथ आपको ये भी देखना है कि ये लैंड पे कोई डिस्प्यूट्स, कोर्ट कचहरी का मामला तो नहीं है, और साथ में ये कंफर्म कर लीजिए कि इस लैंड के ऊपर कोई पिछला लोन तो नहीं है। बहुत बार ज़मीन पे कर्जा लिया जाता है, या बिल्डर ने उस पर प्रोजेक्ट लोन लिया है क्या। अगर लिया है, जनरली लेते हैं, बहुत बार ऐसा देखा गया है कि प्रोजेक्ट लोन बिल्डर अपनी तरफ से लेता है ज़मीन को गिरवी रख के। अब ऐसे सिचुएशन में कंस्ट्रक्शन हो रहा है, आपको पोजीशन मिल गया, पोजीशन मिलने के बाद आपको सब हैंडओवर कर दिया है, जो एमिनिटीज़ है वो आपने चेक कर ली, सब एवरीथिंग इज़ ओके। बाद में पता चलता है कि बिल्डर ने जो लैंड पे लोन लिया था वो तो पे ही नहीं किया है। अब ऐसी सिचुएशन में आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो रजिस्ट्री टाइम आएगा, जब आप पूरा डॉक्यूमेंट्स क्लियर कर लेंगे, प्रॉपर्टी आपको हैंड ओवर होने का टाइम आ जाएगा और रजिस्ट्री का टाइम आएगा, ऐसे सिचुएशन में आपका पहला ड्यूटी बनता है कि करंट जो 7/12 होता है, जैसा आपको उसने बोला है कि आफ्टर 2 ईयर्स आपको डिलीवरी टाइम रहेगा, तो 2 साल के बाद का वो साल का करंट 7/12 आप पहले निकाल लीजिए, और जो पुराना 7/12 उसने शो किया था उससे और उसको टैली कर लीजिए। और अगर आप कंफर्म है तो ओके, अदरवाइज अगर उस पर लोन मेंशन किया हुआ है कि भाई बोझा चढ़ा हुआ है, जिसको यहाँ पे महाराष्ट्र में बोझा बोलते हैं, तो ये ज़मीन के ऊपर अगर बोझा चढ़ा हुआ है या फिर उसके ऊपर लोन है, तो ऐसे सिचुएशन में सपोज एक प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन करने में 5 करोड़ रुपए का उसने स्कीम के लिए प्रोजेक्ट लोन लिया हुआ है। अब ऐसे सिचुएशन में आपका जो शेयर बनता है, 40 फैमिली है, 50 फैमिली है, जो भी आपका शेयर बनता है, उतना वो बैंक को रीपेमेंट करके उसका जो स्लिप रहेगा वो आपके रजिस्ट्री के साथ जोड़ेगा। अदरवाइज आपका रजिस्ट्री वैलिड नहीं रहेगा, क्योंकि बहुत बार ऑफिशियली रजिस्ट्रार जो होता है वो रजिस्ट्रार कुछ एडजस्टमेंट करके ये सब फॉर्मेलिटीज़ कर लेता है, लेकिन 7/12 कोरा दिखाया गया जिस पे बोझा नहीं है, लेकिन एक्चुअल में उसके ऊपर कर्जा है। अब ऐसी सिचुएशन में कुछ एग्जांपल है जो मुंबई शहर जैसे शहर में हुए हैं कि जहाँ पे बैंक ने क्लेम ठोक दिया कि भाई ये लैंड तो हमारी है, इसके ऊपर इतना इतना कर्जा है, आप अपार्टमेंट में रहते हो तो आप ओनर थोड़ी है, आपका रजिस्ट्री हो गया इसका मतलब आप ओनर नहीं है। आपको ये वीडियो के अंदर 2 पार्ट बनेंगे, जिसमें मैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा होते जा रहा है, मैं आपको पूरी रेरा की इन्फॉर्मेशन बताऊंगा, रेरा में क्या क्या बेनिफिट्स हैं, एज अ क्लाइंट, एज अ बायर
आपके क्या राइट्स है, ये भी आपसे बात करूँगा। तो आपको ये बात ज़रूर ध्यान रखनी है कि ये लैंड पे कोई बोझा नहीं है या फिर लोन लिया हुआ नहीं है, बैंक केसेस नहीं है, और ये टाइटल पूरी तरह से क्लियर है। ये चीज़ सबसे पहले। दोस्तों, जो भी स्कीम तैयार होती है, जनरली हम लोगों ने देखा है कि डिस्ट्रिक्ट प्लेस पे, आजकल तालुका प्लेस पे भी अपार्टमेंट स्कीम वगैरह बहुत सारी आ रही है, या फिर हम अगर मेट्रो सिटीज़ में भी देखेंगे तो वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, महानगर पालिका, नगर पंचायत जो भी है, वो ये सब चीज़ों पे ध्यान रखता है। अब होता यूँ है कि बिल्डर और वहाँ की स्थानिक संस्था, मतलब महानगर पालिका, नगर पालिका जो भी है, ये और बिल्डर दोनों में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, राइटिंग कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसमें वो अपने नॉर्म्स टर्म्स के ऊपर उसको कंस्ट्रक्शन का परमिशन देती है बिल्डर को। इसमें दो चीज़ें हमेशा मेंशन होती है जिसके तरफ हम लोग ध्यान नहीं देते। पहली चीज़ तो मैं बता दूं कि आपका जो पहला सेल डीड एग्रीमेंट जो होगा, सेल का मतलब फ्लैट आपने बुक किया, इसके अगेंस्ट में जो एग्रीमेंट होगा, उसी टाइम पे आपने उनको बिल्डिंग का और बिल्डर का और कारपोरेशन का या स्थानिक संस्था का जो भी कॉन्ट्रैक्ट हो उसकी कॉपी मांगना। अगर आपने कॉपी नहीं मांगी तो आप माहिती का अधिकार लगा के, आरटीआई लगाकर, आप वो इंस्टीट्यूशन से, मतलब कि संस्था से, आप वहाँ से वो कॉपी ले सकते हैं। उसमें ये ज़रूर मेंशन होता है कि जो अपार्टमेंट परिसर है, जो उसका जो एरिया है, वहाँ पे उसको दो चीज़ें कंपलसरी है। पहली चीज़ ग्रीनरी करके देना है, मतलब छोटा सा गार्डन एरिया रहेगा, स्पेस रहेगा, ओपन स्पेस जो रहेगा उसमें उसको ग्रीनरी करके देना है। और सेकंडली जो वाटर हीटर होता है, मतलब जो गर्म पानी का जो प्रोसेस है, अभी स्टेट गवर्नमेंट ने कंपलसरी कर दिया है कि हर एक अपार्टमेंट के ऊपर आपको सोलर सिस्टम लगाया जाएगा जो गर्म पानी की व्यवस्था करेगा, ताकि आपको इलेक्ट्रिसिटी से राहत मिले, आपका जो यूनिट जलता है उससे राहत मिले, और नेचर के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है कि हम इलेक्ट्रिसिटी बचाएं। तो ये दो चीज़ों का आप हमेशा ध्यान रखना कि बिल्डर और स्थानिक संस्था, इन दोनों में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ उसकी कॉपी आप ज़रूर ले लीजिए, ताकि जब बिल्डर आपको कंप्लीशन लेटर देगा, बिल्डिंग कंप्लीट हुई है, आपको पोजीशन लेटर देगा, तो उस पोजीशन लेटर के साथ में स्थानिक संस्था, जो स्वराज संस्था होती है, या मतलब जिसको हम महानगर पालिका, नगर पालिका बोलते हैं, उनका भी कंप्लीशन लेटर में इन्वॉल्वमेंट होता है। वो भी अपनी तरफ से एक लेटर देते हैं कि भाई बिल्डिंग इज ओके, मतलब कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि उन्होंने जो एग्रीमेंट में उनका और कारपोरेशन के साथ जो एग्रीमेंट हुआ है, उस एग्रीमेंट में मेंशन किया हुआ है कि हम सोलर लगा देंगे या फिर ग्रीनरी करके देंगे, लेकिन करके नहीं दिया, क्योंकि तो पैसे बचाने के चक्कर में रहता है बिल्डर। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि ऐसे सिचुएशन में हम लोग कहाँ जा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इसमें ये भी हम लोग बात करेंगे। दोस्तों, आज का ये वीडियो आपके लिए बना था, जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने की कोशिश है। इसमें दो पार्ट बनेंगे, ये पार्ट 1 है, सेकंड पार्ट बहुत जल्दी आएगा, जो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देगा कि आप किस तरह से सावधान रह सकते हैं। अगर आपका पैसा जो आपने इतना, मतलब यहाँ तक कि लोग गोल्ड बेचकर, कुछ लोन लेकर अपना घर बनाते हैं, लेकिन वहाँ पे अगर आपके साथ धोखा हुआ तो बड़ी मुश्किल आ जाती है, घर भी नहीं रहता, पैसा भी जाता है और टेंशन अलग से। ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने कोशिश की है कि इस टाइप का इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, आपकी कुछ प्रॉब्लम होगी, परेशानी होगी, उसके बारे में भी हम लोग इसमें बात करेंगे। अगला वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।